ये है कि 4 चरण वाला सममात्रक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यति माना होता है विराम। परिभाषा किस छंद की है, ये बताना है किस छंद की ये परिभाषा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरित गीत का। हरिगीत का छंद की ये परिभाषा है। और चौपाई 16 मात्राओं वाला एक सममात्रक छंद है। ये सममात्रक छंद है। वसंत तिलका ये क्या होता है? वसंत तिलका इसके प्रत्येक चरण, ये एक वर्णक छंद है। ये वसंत तिलका है, ये मात्रक छंद है चौपाई। हरगीत का भी मात्रक छंद है, रोला भी मात्रक छंद है, जबकि वसंत तिलका ये वर्णक छंद है। वर्णक छंद के अंतर्गत ये आता है। और इसमें जो प्रत्येक चरण में है इसमें 14 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं वसंत तिलका में। और हरगीत का की ये परिभाषा दी गई है। रोला क्या होता है? रोला 24 मात्राओं वाला एक सममात्रक छंद है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि कौन सी पत्रिका का प्रकाशन इंदौर से होता है? तो वो पत्रिका है वीणा, यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से जिस पत्रिका का संपादन होता है, प्रकाशन होता है, वो है वीणा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो साधारण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? ये नीचे वाक्य दिया, क्या तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री आज विदेश जा रहे हैं? इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा? क्या पूर्ण विराम आएगा, प्रश्नवाचक आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, या फिर अर्धविराम आएगा? तो इसमें जो आएगा क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री आज विदेश जा रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसके अंत में ऐसा लग जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं क्या है कि भाषावेद, अब कौन से भाषावेद के अनुसार, यानी कि इनमें से किसके अनुसार भाषा का अस्तित्व प्रतीकों में होता है? इसके समस्त प्रतीक व्यवस्थित, सार्थक तथा सप्रयत्न उच्चरित होते हैं। तो कौन से, किसका ये कथन है? तो ये कथन है डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे का। अगला प्रश्न है कि 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है? तो वो हुई है कन्नड़ लिपि। कन्नड़ भाषा जो है वो ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपादक के नाम पत्र में सेवा में किस ओर लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है बाईं ओर, ऊपर बाईं ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन कौन सा निबंध कहलाता है? क्या भावात्मक कहलाता है, विचारात्मक कहलाता है, वर्णनात्मक कहलाता है, या फिर विवरणात्मक कहलाता है? तो ये कहलाता है विवरणात्मक निबंध। यहां पर विवरणात्मक शब्द आएगा, विवरणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? इसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है वो बताना है। तो आप शायद पटना के रहने वाले हैं, गलत। इसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ आप शायद पटना के रहने वाले हैं, गलत। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, गलत, ये भी गलत। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, बिल्कुल। ये प्रश्न पूछा जा रहा है, भले ही कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये शब्द नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी जो वाक्य कहने वाला है, जो वक्ता है, वो आप शायद पटना के रहने वाले हैं, वो एक प्रकार से उससे प्रश्न कर रहा है इसमें क्या छुपा हुआ है। क्या आप पटना के रहने वाले हैं? तो आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो इसमें प्रश्न कर रहा है, इसलिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सबको समान समझना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये जो मुहावरा है, अड़ंगा लगाना नहीं, अक्ल का दुश्मन होना नहीं, एक एक कोना देखना नहीं, इनमें से एक भी नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से किसी का भी अर्थ ये नहीं है कि सबको समान समझना। नेक्स्ट प्रश्न है, अब इसका खोजना किस मुहावरे का ये अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है
खटाई में पड़ना का सही अर्थ क्या है? खटाई में पड़ना, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ पछतावा होना नहीं है, झमेले में पड़ना। बिल्कुल सही है, खटाई में पड़ना मतलब झमेले में पड़ना, ये इसका सही अर्थ है। नेक्स्ट है कि जहां जड़ता पर चेतना का आरोप हो, अर्थात जड़ प्राकृतिक उपादानों पर मानवीय क्रिया और भावना का आरोप होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर जो अलंकार होता है वो मानवीयकरण अलंकार होता है। मानवीयकरण की ये परिभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, ये किस अलंकार का उदाहरण है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण अलंकार है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निह श्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे तो आवे, किस रस का उदाहरण है? रे मन, मन से कुछ कहा जा रहा है, रे मन आज परीक्षा तेरी, तो इसमें जो है वियोग श्रृंगार रस, श्रृंगार रस है, लेकिन श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार भी इसको बोलते हैं, विप्रलंब, विप्रलंब वियोग को भी बोलते हैं। तो ये वियोग श्रृंगार रस का ये उदाहरण दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या इनके विनाश से हृदय को जो क्षोभ होता है, वहां किस रस की निष्पत्ति होती है? यानी कि जब किसी अपने प्रिय के कोई वस्तु हो, प्रिय वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसके कुछ अनिष्ट हो जाए, कुछ आशंका सी लग रही हो कि उसके साथ बुरा हो रहा है, तो हृदय को एक दुख होता है, एक क्षोभ होता है, वो किस रस की निष्पत्ति, यानी कि कौन सा रस वहां पर उत्पन्न होता है? तो वो रस उत्पन्न होता है करुण रस। जहां पे दया, शोक, दुख की बात हो, वहां करुण रस होता है। रौद्र रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। क्रोध मतलब जहां पर गुस्सा आ जाए। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। भयानक रस, इसका स्थायी भाव होता है भय। जहां पर भय, डर का भाव होता है, वहां पर भयानक रस होता है। और बीभत्स रस होता है घृणा, यानी कि जुगुप्सा इसका स्थायी भाव होता है, जिसको हम घृणा बोलते हैं। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचई जीव सियार, अति आनंद और धारत, ये उदाहरण बीभत्स रस का है। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? एक इसमें स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, वो कौन सा नहीं है? देखें, इसमें जो सी है ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। अन्वय स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसका जो बनेगा वो बनेगा अनु धन आय, ये स्वर संधि का उदाहरण है। पित्राज्ञा, ये भी पित्र, ये हो जाएगा पित्र, ये स्वर और प्लस आज्ञा, ये पित्राज्ञा हो जाएगा। और यद्यपि, यद्यपि हो जाएगा यदि धन अपि, ये सभी स्वर संधि के उदाहरण हैं। और ये तीनों यण संधि के उदाहरण हैं, तीनों यण संधि के उदाहरण, तीनों में यण संधि है। जबकि मनोरथ, मनः धन रथ, मनः धन रथ, अब मनः विसर्ग आ गया तो स्वाभाविक विसर्ग संधि है। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो मनोरथ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये पक्षी जो शब्द लिखा हुआ है इसमें कितने व्यंजन वर्ण हैं? 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं, कितने व्यंजन वर्ण हैं ये हमें बताना है पक्षी में। चलिए पक्षी को लिख कर देखते हैं। पहले तो पा, हलंत लगा के इसमें से आ निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। फिर का, क्योंकि छा बना हुआ है तो का में से हलंत लगा करके और सा में भी हलंत लगा करके और इसमें ई बाहर निकलेगी, ये देखिए ई बाहर निकली।
अब इसमें व्यंजन वर्ण बताना है कितने हैं। तो देखिए, एक तो व्यंजन वर्ण हो गया पा, और दूसरा व्यंजन वर्ण हो गया का, और तीसरा व्यंजन वर्ण हो गया सा। ये 3 व्यंजन वर्ण हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाता है। बाकी ये स्वर है और ये भी स्वर है। तो पक्षी में वैसे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 वर्ण हैं। इसमें वर्ण 5 हैं, लेकिन व्यंजन 3 है और 2 स्वर हैं। तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि लक्ष्य भ्रष्ट में समास कौन सा है। लक्ष्य से भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट में कौन सा समास है। तो लक्ष्य भ्रष्ट में अपादान समास है। पदच्युत, पद से च्युत हो जाना, पद से अलग हो जाना, लक्ष्य से भटक जाना, लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाना। तो ये जब कोई चीज अलग होती है तो अपादान तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। इनमें बाकी तो सही हैं जो शब्द युग्म है, लेकिन एक गलत है, उस गलत को हमें ढूंढना है। वो कौन सा। डोल डोल बिल्कुल सही है, उच्चारण सही हो रहा है, डोल डोल सही है। और ये क्या है, दसन दंसन, ये भी बिल्कुल एक जैसा है, थोड़ा सा अंतर है, बल्कि एक में तो बहुत ज्यादा अंतर है। अन्न अन्न, ये भी सही है, इसमें भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आकार आकृति बिल्कुल सही है, ये इसका गलत है, ये युग्म गलत है। जबकि ये तीनों युग्म समश्रुति भिन्नार्थक शब्द इनको बोलते हैं। इनका नाम होता है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, यानी कि सुनने में एक जैसे, सुनने में समान किंतु अर्थ में भिन्न, ऐसे शब्दों को हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जो कि ये हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समूह में सभी शब्द अग्नि के पर्यायवाची हैं। अग्नि के पर्यायवाची बचाना। आग, पावक, दव, अनिल नहीं, ये नहीं है। पावक, दहन, वहन, तातदेव, नग, अनल, ज्वाला, कृषाणु, और ये हुतासन, धूमकेतु, दवानल, विग्रह। इनमें हमें अग्नि के सभी पर्यायवाचियों को बताना है कि कौन से विकल्प में अग्नि के सभी पर्यायवाची हैं। तो इसमें देखिए, इसको गौर करें, यदि पावक, दहन, वहन, तातदेव, ये सभी यहां पर विकल्प अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि पापी का विलोम शब्द क्या है। पापी का विलोम शब्द बताइए। क्या निष्पापी है, पुण्यवान है, पुण्यशील है, उक्त सभी। देखिए यहां पर जो पापी का विलोम है वो ये सभी है। निष्पापी भी हो जाएगा, पापी निष्पापी, पुण्यवान भी हो जाएगा और पुण्यशील भी हो जाएगा, यानी कि इसके तीनों विलोम होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अलबत्ता शब्द में औ लगा नहीं, आ लगा नहीं, अल उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में है। दुर उपसर्ग कौन से शब्द समूह में लगा हुआ है। तो दुर उपसर्ग दुरावस्था, इसमें भी दुर उपसर्ग लगा हुआ है, और दुर्दशा, इसमें भी दुर उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। जबकि दुर्दशा, दुस्साहस इसमें नहीं है। दुस्साहस में दुस उपसर्ग लगा हुआ है, दुस्साध्य दुहे उपसर्ग लगा हुआ है, दुर्वस्था में तो लगा हुआ है, लेकिन दुर्लभ दुष्कर, केवल ए इसका ऑप्शन सही है जिसमें दोनों में दुर उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए जो शत्रु की हत्या करता हो, उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं शत्रुघ्न। शत्रु का हनन करने वाला शत्रुघ्न होता है, यानी कि जो शत्रु की हत्या करता हो, शत्रु का वध करता है, उसको हम शत्रुघ्न बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। तो अनुमति शब्द के लिए जो वाक्यांश होगा, किसी कार्य का आज्ञा देना नहीं, किसी कार्य के लिए निर्देश देना नहीं, किसी कार्य के लिए आदेश देना नहीं, किसी कार्य के लिए सहमति देना। अनुमति का मतलब होता है सहमति देना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो फांसी शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो ई प्रत्यय लगा हुआ। फांस में ई प्रत्यय लगाने से प्रत्यय शब्द के प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं।
उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो जुड़ते हैं संज्ञा के साथ नहीं जुड़ते, सर्वनाम के भी साथ नहीं जुड़ते, विशेषण के साथ भी नहीं जुड़ते, ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिच्छू का तत्सम शब्द बताइए। राशियां आपने पढ़ी होंगी। वृश्चिक होता है, बिच्छू का तत्सम शब्द वृश्चिक होता है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तत्सम शब्द तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं कि जो संस्कृत में से थोड़े से परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, तद्भव तत्सम। तद्भव तत्सम युग्म में कोई एक युग्म गलत है, गलत युग्म का चयन कीजिए। इसमें बत्ती वर्तिका बिल्कुल सही है, इसका बनिया बड़े बिल्कुल सही है, वर्तिका होती है तत्सम, ये इसका तत्सम है, और ये बत्ती जो है तद्भव है। वणिक तत्सम है, बनिया तद्भव है। पौत्री पौत्र ये गलत है, जबकि बहु और बधु, बधु है तत्सम और बहु है तद्भव, जबकि पौत्र पौत्री ये विलोम शब्द हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। नाता नाती और पोती, नाती पोती। तो ये इसका राइट आंसर है।